बटन नहीं दबाया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वार ऑफ रियलम एक बहुत बड़ा इवेंट है और मुझ अकेले बंदे के लिए इसकी हर कॉमिक बुक लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसकी मेन कॉमिक बुक आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। वार ऑफ रियलम का एक इशू हर 15 दिन में रिलीज होता है, तो जब अगला पार्ट रिलीज होगा अपलोड कर दिया जाएगा। शुरुआत में बस केवल अंधेरा था, चारों तरफ कभी न खत्म होने वाला खालीपन। तब साउथ डायरेक्शन से चिल्लाती हुई फायर आई और नॉर्थ से बर्फ और धूल, और जहाँ ये दोनों ताकतें टकराई वहाँ लाइफ का जन्म हुआ, जायंट्स और बोनों का, गॉड्स और इंसानों का। और उन सब के लिए अलग अलग रियलिटी बनाई गई जो टोटल में 10 थी, और हर रियलिटी की वर्ल्ड ट्री में एक अलग जगह थी और उनके खुद के अजूबे और डर थे। और ये उन्हीं 10 रियलिटीज़ की स्टोरी है और उस लड़ाई की जो कि इन सब रियलिटीज़ में एक साथ लड़ी गई। और गाइस, अभी इसका प्रील्यूड रिलीज नहीं हुआ है, तो जब होगा तब अपलोड कर दिया जाएगा। तो थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। अभी कुछ टाइम से काले जादू के बोनों का राजा मेलेकित और उसके दोस्त इन 10 रियलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। इन 10 रियलम में से 9 पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनमें एसगार्ड भी था, जो कि एक ऐसी लड़ाई में ख़त्म हो गया जिसमें थोर का हैमर मजोल्निर गुम हो गया और रेनबो ब्रिज टूट गया। लगभग सारे एसगार्डियंस ब्रॉन्क्स में ब्राउनस्टोन लोकेशन पे चले गए। अब थोर के पास मजोल्निर का बस केवल एक टुकड़ा बचा है और थोड़े और छोटे मोटे हैमर, और उसके पास मेलेकित तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जबकि मालेकित के पास अपना ही एक ब्रिज है जिसका यूज करके मालेकित अपनी आर्मी को रियलिटीज में भेज सकता है, जिसका नाम है ब्लैक बाइफोस्ट। हालांकि थोर को मेलेकित को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वार ऑफ रियलम उसी के पास चलकर आ रही है। तो गाइस, इस वॉर में मेनली 3 का ग्रुप है, एसगार्डियंस, हीरो ऑफ मिडगार्ड और मेलेकित फोर्सेस। लोकेशन एसगार्ड। कई महीनों से रियलम में एक वॉर चल रही है। द गार्डन्स ऑफ वाइट एल्व्स, जो कि अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे, अब नहीं बचे। बोनो की लैंड में पहाड़ जल रहे हैं। गॉड्स ऑफ वनीर खुद अपने मंदिर के मलबे के तले दब चुके हैं। यहाँ तक कि लैंड ऑफ द डेड भी टुकड़ों में टूट चुका है। और एसगार्ड, जो कि इन सब रियल में सबसे ताकतवर था, उसमें कुछ नहीं बचा, बस केवल परछाई और धूल बची है। इसका रेनबो ब्रिज टूट चुका है। इसके सब कुछ देख सकने वाले गार्डियन अंधे हो चुके हैं। इसकी आर्मी को तितर बितर कर दिया गया और मार दिया गया। और इन सब के बीच एसगार्ड का गॉड ओडिन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, एक ऐसी नींद की उम्मीद करता हुआ जो कि उसे नहीं मिलने वाली, क्योंकि अंदर कहीं वो जानता है कि एक महान और खतरनाक अंत करीब आ रहा है। ओडिन कह रहा है कि यहाँ इतनी शांति है कि मैं सो भी नहीं सकता। रियल्म इटर्नल को इतना भी शांत नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल ये ऐसा ही है। जब से गॉड्स लैंड ऑफ मॉर्टल्स पे चले गए हैं, यहाँ तक कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। तभी ओडिन को एक परछाई दिखाई देती है और वो पूछता है, थोर, क्या ये तुम हो? बाहर आ जाओ। लेकिन ये लोग होते हैं मेलेकित की आर्मी, कोई थोर नहीं। और कहते हैं, कोई थोर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं जो तुम्हें सोने में मदद करेंगे। तब ओडिन अपनी पावर से उनको रोकते हुए कहता है, हत्यारों, तुम काले जादू के बोनों की हिम्मत कैसे हुई हॉल ऑफ गॉड्स में आने की? मैं इन दीवारों को तुम्हारे कड़वे खून से रंग दूंगा। लेकिन वो बोने ओडिन के पेट में अपना वेपन घुसा देते हैं और कहते हैं, हमारे किंग ने तुम्हारे लिए गुड नाइट बोला है, भगवान करे तुम्हारे सपने चीखों से भरे रहे। और फिर ओडिन मर जाता है। इधर मिडगार्ड यानी कि अर्थ पे माइटी थोर एक बंदरगाह पे खड़ा है और उसके लिए भी रियलम में से जाने का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए हर शाम वो अपने घर के रास्ते पे खड़ा होता है और अपने नए हैमर में से एक को अंतरिक्ष में फेंकता है, ये सोचकर कि उसका हैमर रियलम के बीच के खालीपन को भेजने का कोई रास्ता निकाल सके और उसके पास वापस आ सके। लेकिन कोई भी हैमर आज तक वापस नहीं आया और आज रात भी नहीं आएगा, लेकिन कोई और ज़रूर आएगा। तभी आसमान में से लोकी जख्मी हालत में एक शिप पे आकर गिरता है। थोर और उसका डॉग थोरी उसके पास जाते हैं। लोकी कहता है, भाई बहुत देर हो चुकी है, वार ऑफ रियलम को रोका नहीं जा सकता, हालांकि तुम्हें लगता है कि मैं इसको रोक सकता हूँ। थोर पूछता है, लोकी, तुम्हारे साथ ये किसने किया और तुम कायर अब तक कहाँ छुपे हुए थे? लोकी कहता है, मैंने जहाँ तक हो सका उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन मेरी रेपुटेशन मुझसे आगे निकल गई। उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दूंगा, इसलिए उसने पहले ही मुझे धोखा दे दिया। थोर पूछता है, किसने? लोकी कहता है, काले जादू के बोनों के राजा मेलेकित ने। भाई, वो आ रहा है अपने मॉन्स्टर्स को साथ लेकर। नहीं, वो मॉन्स्टर्स पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। तब काले जादू के बोने थोर के पास आते हैं और कहते हैं, थोर ऑफ थंडर, मेलेकित ने तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। थोर कहता है, जाकर अपने राजा को बता देना कि मैंने भी उसके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं।
या शायद मैं खुद ही उसे बता दूंगा और फिर थोर के नए हैमर आकर उन बोनों को मार देते हैं। लोकी कहता है ये मेलेकित की चाल है, सबसे पहले बड़े प्लेयर्स को मारना, पहले हमारे फादर, फिर थोर और फिर मैं। थोर कहता है लोकी खड़े हो जाओ, टाइम आ चुका है कि हम सब ये खत्म कर दें, मुझे मेलेकित के पास ले चलो। लोकी कहता है तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बाइफ्रोस्ट टूट चुका है। थोर कहता है मैं जानता हूँ कि मेलेकित के पास अपना खुद का एक बाइफ्रोस्ट है जिसका यूज करके वो अपनी आर्मी को रियलम में भेज रहा है, और मैं जानता हूँ कि तुम इस बाइफ्रोस्ट का यूज करना जानते हो। लोकी कहता है इसमें बहुत खतरा है और मैं यहाँ इंजर्ड पड़ा हुआ हूँ, प्लीज पहले मेरी मदद करो और तब शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अब थोर लोकी को हवा में उठा लेता है और कहता है मुझे अभी मेलेकित के पास ले चलो, वरना मैं तुम्हारे पेट में से ये छोटे छोटे चाकू निकालकर बड़े हैमर घुसा दूंगा। लोकी कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसीलिए मैं तुम्हें मेलेकित के पास ले जा रहा हूँ। जाते हुए थोर थोरी से कहता है माउंटेन पे जाओ और अवेंजर्स को अलर्ट कर दो। अब थोर और लोकी पहुंचते हैं जोटुनिहिम उडगार्ड के किले के पास। थोर कहता है तुम्हारी माँ की आंख, ये तो मेलेकित की रियलिटी नहीं है, तुम मुझे बर्फीले दानवों की जगह पे ले आए हो, ये तुमने मुझे आखिरी बार धोखा दिया है। अब लोकी अपने पेट से नकली खंजर निकालते हुए कहता है मैं तो हमेशा से ही धोखेबाज रहा हूँ, इसलिए तो मेलेकित मुझ पे यकीन नहीं करता था। हालांकि मैंने उसकी वॉर को रियल्म्स में फैलने में मदद की थी, लेकिन भाई इस टाइम मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तुमने मुझे उस काले बोने के पास ले जाने के लिए कहा था जिसने ये वॉर शुरू की है। ये कहकर लोकी उस रियलम में से चला जाता है। इसके बाद बर्फीले दानव और मेलेकित थोर के सामने आते हैं। मेलेकित कहता है मैं ही हूँ मेलेकित, मैं वर्ल्ड ट्री के हर रियलम को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। अब थोर मेलेकित को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन बर्फीले दानव उसे रोक लेते हैं। थोर कहता है बोने तुम्हें क्या लगता है कि ये 2-4 बर्फीले दानव मुझे तुम्हारा थोपड़ा सुझाने से रोक लेंगे? तुम्हारी ये वार यहीं खत्म होगी। मेलेकित कहता है गॉड ऑफ थंडर, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। इधर मिडगार्ड में स्पाइडरमैन सिटी में घूमते हुए कह रहा है वाह कितना अमेजिंग दिन है, पूरा दिन बीत गया लेकिन किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, और ये चीज़ तब से नहीं हुई जब से मैं 12 साल का था। ऊपर से आज पूरे दिन जेमसन का गला बैठा हुआ है, और जिस बुढ़िया को मैंने बचाया उसने मुझे फ्री में खाने का एक कूपन दिया। तभी स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस जोर से बजती है और स्पाइडरमैन देखता है कि काले जादू के बोने एक एसगार्डियन लेडी फ्राइजा के पास उसे मारने के लिए आए हुए हैं। तब स्पाइडरमैन उनके पास जाकर कहता है लगता है आज मैं अपनी जादू की चीज़ें भूल के आया हूँ, अब तो मुझे खुद कोई जादू चलाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों बोनों का कचूमर निकाल देते हैं। फ्राइजा कहती है तो तुम स्पाइडरमैन हो गए। स्पाइडरमैन कहता है और तुम थोर की मम्मी? मैं थोर का सबसे बेस्ट वाला फ्रेंड हूँ। फ्राइजा कहती है मेरा बेटा मुझे सालों से तुम्हारे बारे में बताता आ रहा है, लेकिन लगता है उसने तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। तभी बाकी एसगार्डियन चिल्लाते हुए छत पे आते हैं और कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग पे काले जादू के बोनों ने अटैक कर दिया है, लेकिन वो देखते हैं कि उन बोनों को तो पहले ही ठिकाने लगा दिया गया है। अब हेल्डिगेट स्पाइडरमैन को देखकर कहती है ये कैसा मोस्टर है, इससे पहले कि ये मकड़ा अंडे दे हमें इसे मार देना चाहिए। स्पाइडरमैन कहता है अरे नहीं नहीं, मेरे अंडे मत फोड़ देना। और फिर उनकी आपस में बातें होती हैं कि कैसे वो सब बिल्डिंग में छुपे हुए हैं और उस बिल्डिंग का पहरा दे रहे हैं। अब स्पाइडरमैन पूछता है कि इतनी सारी गोडेस इस बिल्डिंग में क्यों छुपी हुई हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जिस पे वो लोग बताते हैं कि जब से हमारा घर डिस्ट्रॉय हुआ है तब से हम तुम्हारी रियलिटी में एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। काले बोने न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे हैं, अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है, और जिस भयानक दिन का हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे वो आ चुका है। वॉर ऑफ रियल्म्स की फाइनल लड़ाई किसी दूसरी रियलिटी में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि यहाँ अर्थ पे लड़ी जाएगी, लैंड ऑफ मॉर्टल्स में। भगवान हमारी मदद करे। उधर ग्रीनविच विलेज सैंक्टम सेंटोरियम में एक क्रिस्टल बॉल अचानक से लाल गर्म होकर चमकने लगती है, जो इंसानों जैसी आवाज़ में चिल्लाने लगती है, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से स्पेल कास्ट करने लगता है। यहाँ तक कि यांसी स्ट्रीट में हर एक्स्ट्रा डायमेंशनल अलार्म बेल बज रही है, और डेयरडेविल काफ़ी दूर से हेल किचन में खड़ा होकर वो आवाज़ें सुन सकता है और कांपने लगता है। एक पुराने से शराब खाने में बूढ़ी एडमेंटियम की हड्डियाँ दर्द करने लगी हैं और एक बोतल का ऑर्डर दिया जाता है। वहीं मिड टाउन में एक छत पे पनीशर के कान उसके सामने गिड़गिड़ा रहे क्रिमिनल्स के लिए बहरे हो चुके हैं, लेकिन उसकी आंखें अचानक से पास वाली गली में गुजरी एक लाइट पे जाती हैं, और तभी वॉर ऑफ रियल्म्स मिडगार्ड पे यानी कि अर्थ पे आ जाती है। क्रिमिनल पनीशर से कह रहा है होली क्रैप, लॉर्ड ऑफ रिंग्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, अपनी जान बचा के भागो। तब पनीशर उस क्रिमिनल को मारते हुए कहता है भागते तो वो हैं जो मरने वाले होते हैं। अब पनीशर उस बर्फीले दानव पे गोलियां चलाते हुए कहता है काश कि मैं बड़ी वाली बंदूक लाता,
अटैकर्स कहते हैं तुम कमजोर इंसान अपने मास्टर्स के आगे झुको वरना मारे जाओ। काले बोनों के राजा ने तुम सबके लिए नमस्ते बोला है, अब सबसे खतरनाक वाली दुआ लेने के लिए रेडी हो जाओ। अब डेयर डेविल भी काले बोनों के पास आकर कहता है क्या ये बस मुझे ही लगता है या फिर टाइम स्क्वायर हर साल अजीब बन जाता है? गधो अपनी बंदूकें नीचे गिरा दो अगर तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाना है। बोना कहता है कुत्ते अपनी आंखें खोल के देख, हम इसे छोड़कर कभी नहीं जाने वाले, अब हम इस रियलिटी के मालिक हैं। और गाइस मेलेकिथ की आर्मी में है क्वीन ऑफ सिंडर, किंग ऑफ फ्रोस्ट जायंट्स द लफे, क्वीन ऑफ वॉरियर एंजल्स द हीवन। इसके बाद आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर और बाकी एवेंजर्स भी मेलेकिथ की आर्मी से लड़ने आ जाते हैं। फ्रेजा कहती है अगर थोरी यहाँ पे है तो मेरा बेटा थोर कहाँ पे है? कैप्टन अमेरिका कहता है हम कुछ नहीं जानते कि थोर के साथ क्या हुआ है। थोरी बता रहा था कि थोर गायब हो गया किसी ऐसे के साथ जो लोकी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन लोकी नहीं था। फ्रेजा कहती है ये जरूर मेलेकिथ का काम होगा और ये उसकी काले जादू के बोने हैं जो सबसे निर्मम हत्यारे हैं और डार्क रियलिटी से बिलोंग करते हैं। और साथ ही मुझे फायर गोब्लिन्स, फ्रोस्ट जायंट्स, वॉर एंजल्स और ट्रोल्स भी उन्हीं की टीम में दिखाई दे रहे हैं। मेलेकिथ अपनी सारी डार्क आर्मी को यहाँ मिडगार्ड में ले आया है जिसमें 10 रियल्म के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। कैप्टन अमेरिका तुम्हें खुद की कुछ आर्मी चाहिए होंगी और हमें थोर को भी ढूंढना पड़ेगा। तब मेलेकिथ अपनी आर्मीज के किंग एंचेंट्रेस, डेरियो एगर और विलिक के साथ अपीयर होता है और फ्रेजा से कहता है आर्मीज तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगी, बस तुम लोगों को एक छड़ी और सफ़ेद झंडा लेकर सरेंडर करने की ज़रूरत है क्योंकि लॉर्ड ऑफ मिडगार्ड आ चुके हैं। चुपचाप अपनी रियलिटी को सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हारे हाथों से छीन लेंगे। तब कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से मेलेकिथ के थोपड़े पर अटैक करता है और कहता है तुम्हें ये हाथ चाहिए कातिया, तब तुम्हें मिल जाएंगे। अवेंजर्स असेंबल। तब किंग ऑफ फ्रोस्ट जायंट्स लोफे अवेंजर्स पे अटैक करते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि ये कोई वॉर है? ये लड़ाई तुम लोग पहले ही हार चुके हो, अब तो बस तुम्हारे सरेंडर का टाइम बचा है और इस टाइम फ्रेजा तुम्हारी सरेंडर करने की बारी है। अब या तो तुम्हारा पति ओडिन मर चुका है, यह बहुत ही कायर है कि हमसे लड़ने नहीं आया। फ्रेजा कहती है ओडिन ने लास्ट टाइम तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती कर दी, लेकिन मैं वो गलती नहीं करूँगी। लोफे कहता है देखो ये छोटी सी कीड़ी कैसे मुंह खोल रही है। फ्रेजा कहती है जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इस कीड़ी के दांत भी हैं। और तब लोकी आकर लोफे का हाथ काट देता है और उससे कहता है हे डैडी फिर कभी मेरी मॉम को हाथ मत लगाना। तब मेलेकिथ लोकी पर अटैक करते हुए कहता है मैंने बहुत से कमीने देखे हैं लेकिन तुम जैसा कमीना नहीं देखा। ये तो तुम्हारी वही मॉम है ना जिसे तुमने धोखा दिया था, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने अभी मुझे धोखा दिया है। लोकी कहता है तुमने अपनी आर्मी मुझे मारने के लिए भेजी लेकिन मैंने उन सबको मेंढक में बदल दिया। मेलेकिथ कहता है ओ लोकी हम दोनों मिलकर ये पागलपन कर सकते थे लेकिन तुम वही हो जो हो और अब गॉड्स का युग खत्म होने वाला है। लोकी कहता है ये तब खत्म होगा जब मैं चाहूँगा, ना कि किसी ऐसे आदमी के चाहने से जो पुसी कैट के ऊपर बैठा सवारी करता है। तब डॉक्टर सेंस वहाँ आता है और कहता है जनरली मैं दो मूर्खों को एक दूसरे को मारते हुए नहीं रोकता, लेकिन लगता है तुम अपने साथ एक वॉर भी ले आए हो और यहाँ पहले से ही बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि तुम दोनों इस डायमेंशन को छोड़कर चले जाओ। अब फ्रेजा कहती है अरे लोकी तुम्हें तो किसी भी रियलिटी वाले पसंद नहीं करते। लोकी कहता है मॉम एडवाइस देने का टाइम नहीं है, ध्यान से सुनो। थॉर जोतुनहेम में कैद है, अगर वो अब भी जिंदा है तो वही उम्मीद की आखिरी किरण है। थॉर के बिना हम मेलेकिथ को नहीं रोक सकते। फ्रेजा कहती है आखिर इतना सब होने के बाद मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ? लोकी कहता है क्योंकि इसके लिए। अब लोफे लोकी से कहता है इधर आ चुहे, तुम मेरी लाइफ में आने वाले सबसे कमीने आदमी हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। लोकी कहता है फादर मैंने आपसे प्यार करने की कोशिश की और आपको एक और चांस देने की कोशिश की, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा पाप था। अब लोफे लोकी को पकड़ लेता है। लोकी कहता है मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मुझे पालकर तुमने सबसे अच्छा काम किया है। लोफी कहता है तुमने मुझे सबसे ज़्यादा शर्मिंदा किया है, लेकिन मैं एक फ्रोस्ट जायंट हूँ और जहाँ से आता हूँ वहाँ लोग शर्म को बाहर निकाल फेंकते हैं और फिर लोकी को चबा जाता है और सब लोग लोफे को अपने ही बेटे को खाते हुए देखते हैं। अब और भी आर्मी अर्थ पे आ जाती है। उधर थोर फ्रोस्ट जायंट के रियल्म में फ्रोस्ट जायंट से लड़ रहा है और सबको मारता जा रहा है। थोर कहता है मेलेकिथ मेरे पास और जायंट्स भेजो। थोर के पास इतने हैमर हैं कि हर किसी को एक साथ धूल चढ़ा सकता है। क्या तुम सुन रहे हो? तुम जमे हुए दिमाग वाले बास्टर्ड, गॉड ऑफ थंडर, आज तुम सबका काल बन के आया है।